Welcome guys to Financial Management Chapter 3. We had completed theory topics. Now we are entering the practical. Financial analysis and planning tool is ratio analysis. What we are going to learn in this topic is given in the front. Learning outcomes. Discuss sources of finance, financial data for analysis, discuss financial ratios and its type, discuss use of financial ratios to analyze the financial statement, analyze the ratios from the perspective of investor, lender, supplier, manager to evaluate the profitability and financial position of an entity, describe the users and objective of financial analysis, a bird's eye view, discuss due point analysis, state the limitations of ratio analysis. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो एनालिसिस में दो टाइप दिया, देखो टाइप्स ऑफ रेशियोज, एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। टाइप्स ऑफ रेशियो 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लीवरेज रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज, इफिशिएंसी रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग में दिया है कि अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा रेशियो कहाँ पे कितना ज़रूरी है, कितने के ऊपर चाहिए, 1 के ऊपर चाहिए, 2 के ऊपर चाहिए, 1.5 के ऊपर चाहिए, 3 के ऊपर चाहिए, ताकि हम उसमें स्टेबिलिटी करके सोच सकते हैं। अदर चीज़ें ये सब अपने को थ्योरेटिकल पार्ट करके ही दिया गया है। देन रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन्स ऑफ अकाउंटिंग, ये अपन ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर लिया था थ्योरी में। यस, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन दिया है रेशियो एनालिसिस का। उसके बाद रेशियो एंड रेशियो एनालिसिस दिया है। डेफिनेशन ऑफ रेशियो दिया। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेशियो? रेशियो इज डिफाइंड एज द इंडिकेटेड कोशेंट ऑफ टू mathematical expression and as a relationship between two or more things. Here ratio means financial ratio or accounting ratio, which is mathematical expression of the relationship between two accounting figures. रेशियो एनालिसिस में क्या दिया है देखते हैं। कैलकुलेशन basis of calculation, a relationship expressed in the mathematical term between two individual figures or group of figures connected with each other in some logical manner selected from the financial statements of the concern. Objectives for financial ratio is that all stakeholder, owner, investor, lender, employee can draw conclusion about the performance, past, present, future, strength and weakness of the firm, can take decisions in relation of the firm, whether to invest more, whether to withdraw the investment, whether to play safe game, whether to take risk। या हर एक चीज़ कौन डिसाइड करता है? फिर इन्वेस्टर, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये चीज़ सीख रहे। कोई दिक्कत? पक्का? यस। चलो नेक्स्ट पेज। सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर एनालिसिस। क्या है सोर्सेज? अपने को रेशियो निकालने का ना और डेटा एनालिसिस करने का है। कौन सा डेटा एनालिसिस करने का अपने को? द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर एनुअल रिपोर्ट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बिजनेस पीरियडिकल्स, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। टाइप्स ऑफ रेशियोज दिए, मैंने बोला 4 सेक्टर में डिवाइडेड है। कितने सेक्टर में? 4। पहला लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म रेशियोज, देन लीवरेज और लॉन्ग टर्म रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, देन एक्टिविटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लीवरेज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में अपने को दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर, कवरेज रेशियोज। उसके बाद एक्टिविटी, इफिशिएंसी, ये सब अपन डिटेल में आगे सीखने वाले। प्रॉफिटेबिलिटी में रिलेटेड टू सेल्स, देन रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROI, then required for analysis from owner's point of view, then related to market valuation and investors. Now classification of ratio, liquidity मतलब जो जल्दी अपने को रिकवरी दे। पहले अपन लेंगे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में कितने रेशियो है? 5 रेशियो। 5 में क्या है? पहला करंट, देन क्विक और एसिड टेस्ट, देन कैश और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी। देखो कैश को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी। देन बेसिक डिफेंस इंटरवल मेजर रेशियो। बेसिक डिफेंस इंटरवल मतलब तुम्हारे हाथ में क्या है और उससे तुम कितने दिन का खर्चा चला सकते हो। वो अंदर जाने के बाद बताऊंगा, तो अभी बताते रहूँगा तो तुम वापस मेरे को पूछोगे। इससे बेहतर एक स्टेप से जाते हैं, क्योंकि थ्योरी लगभग 44 पेजेस की है। कितनी? लगभग 42 to 44 पेजेस के अपने को फॉर्मूला लर्न करने के, थ्योरी देखने की है। वो रेशियो का इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब अगर रेशियो मेरा है 2.3
तो what it is having impact on the investment decision, on the return decision, other disciplines, ये चीज अपने को समझने की, ये भी थ्योरी पार्ट में। सो अपने को पूरा रेशो समझने का है और फिर अपने को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जाने का है, जहाँ पे एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल में 11 क्वेश्चन है और पहले 7-8 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब अपना 6-7 जो भी रहेंगे 17-18 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन बैंक तो आपके पास है ही, MTP RTP प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ये आपको सब दिया है, कंपाइल करके दिए चैप्टर वाइज। ये टॉपिक खत्म होने के बाद आप आपके एंड पे वो सॉल्व करोगे। कोई भी डिफिकल्टी रही यू कैन आस्क मी, लगा तो डिफिकल्टी सॉल्विंग लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। अगर 7-8 प्रॉब्लम रहे डिफिकल्टी की तुम्हारी उसमें से, तो उसके लिए अपन एक लेक्चर वापस शूट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे नेटवर्किंग कैपिटल। ये क्या है बेटा? करंट रेशो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, खत्म। क्या बेटा? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। व्हाट आर करंट एसेट एंड व्हाट आर करंट लायबिलिटी, नीचे दिया है, तुमको ऑलरेडी मालूम है, पढ़ लो। एक आध चीज अगर मालूम नहीं रहेंगी या लैंग्वेज डिफरेंस रहेगा वो टैकल हो जाएगा। देखो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट में क्या है? इन्वेंट्री नेचुरल, डेटर नेचुरल, कैश एंड बैंक बैलेंस नेचुरल, रिसीवेबल एक्रूवल नेचुरल, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू द अदर पार्टीज, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट ये भी करंट एसेट का पार्ट है, जो अगर डिस्पोज करने के लिए खरीदी हुई इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं आप, जो इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करके अपन उससे रिकवरी मार सकते हैं। देन एनी अदर करंट एसेट इफ स्पेसिफिकली मेंशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म, आपको कुछ अलग चीजें भी करंट एसेट में दिख सकती है, आपको वो सब चीजें देखना है, कोई दिक्कत। नाउ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या है अपने को मालूम है? क्रेडिटर्स, यस, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओडी, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, एनी अदर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये इमीडिएटली पे ऑफ करने वाली लायबिलिटीज है विद इन अ ईयर, ओके। और एसेट रिकवरी भी है, इमीडिएटली रिकवरेबल एसेट्स है, कोई दिक्कत? अभी इंटरप्रिटेशन इसका रेशो का एक्सेप्टेंस है 2:1। क्या चाहिए रेशो? 2:1। एग्जैक्टली, देख यहाँ पे दिया जनरली एक्सेप्टेड करंट रेशो इज 2:1, but whether or not specific ratio is satisfactory depends upon the nature of the business and the characteristics of its current asset and liability। तो बोला ना, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से इसमें चेंजेस हो सकते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से उसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड रेशो क्या दिया इसका? 2:1। मतलब 2 करंट एसेट चाहिए और एक करंट लायबिलिटी, इट्स अ स्टैंडर्ड रेशो। 1.33 भी चलता है, 1.5 भी चलता है, इट डिपेंड्स। मैं बोला ना, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इट विल वैरी। क्विक रेशो मतलब एसिड टेस्ट, मतलब लिक्विड। देख, खाना खा के भी एनर्जी मिलने वाली है, जूस पी के भी एनर्जी मिलने वाली है, ये सुनो खुली चीज है ना। खाना खा के जो एनर्जी मिलने वाली है उसको टाइम लगेगा, वो पचेगा, इट विल क्रिएट ग्लूकोज लेवल, ये सुनो एब्सॉर्प्शन होगा उसका। तू अगर जूस पी रहा है तो इट विल गिव यू इमीडिएट रिकवरी, इमीडिएट रिजल्ट, जो भी है एनर्जी आपको क्या मिलेगी? इंस्टेंट। ग्लूकॉन डी नहीं भी देगा, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स बोलते हैं उसको, यस और नो। तो ये चीज समझो, मतलब ये क्विकली पैसे में कन्वर्ट होगा। तुमने ऊपर करंट एसेट पढ़े, उसमें इन्वेंट्री भी था, इन्वेंट्री क्विकली कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, उसको बेचना पड़ेगा, उसको टाइम लगेगा। तो जो क्विक कैश में कन्वर्जन होते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? क्विक रेशो। कोई दिक्कत? उसको और क्या बोलेंगे? एसिड टेस्ट रेशो, एंड इज द वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ लिक्विडिटी। देखो, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। देख, करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, ऊपर का जो करंट लायबिलिटी है वो वही है, ऊपर के जो अपन ने फॉर्मूला सीखा उसमें जो करंट लायबिलिटी है वही है, लेकिन करंट एसेट की जगह पे क्या आ गया? क्विक एसेट।
क्या क्या Quick asset. क्या क्या क्विक एसेट में? करंट असेट लेस इन्वेंट्री लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों? उसकी रिकवरी नहीं होगी। जो तूने प्रीपेड एक्सपेंसेस किया वो तेरे को कंज्यूम ही करना पड़ेगा, वो कैश में रिकवर होने वाला है क्या? नहीं। समझा क्या? तो करंट असेट में से इन्वेंट्री लेस किया, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस किया। कोई दिक्कत? श्योर? यहाँ पे एक नीचे दिया है, क्विक असेट कंसिस्ट ऑफ ओनली cash and near cash asset. Inventories are deducted from the current asset on the belief that these are not near cash asset. And also because in the time of financial difficulty, inventory may be sellable only at liquidation value. But in seller market, inventories are also near cash asset. मतलब वो immediate बेच सकता है, पर फिर भी हम लोग क्या मानते हैं? Not near cash asset. समझा? ये चाहिए 1:1, ऊपर का चाहिए था 2:1, और एसिड टेस्ट में कितना चाहिए? 1:1। मतलब तेरा 1 पोर्शन कैन बी इन्वेंट्री। कोई दिक्कत? समझा ना? 2 में से एक इन्वेंट्री रह सकता, और एक क्या चाहिए? क्विकली रियलाइजेबल असेट्स। कोई दिक्कत? बस खत्म। It's satisfactory unless the majority of quick assets are in the account receivable. The pattern of account receivable collects lag behind the schedule for paying current liability. कोई दिक्कत? Now absolute cash ratio और absolute liquidity ratio, yes or no? इसमें क्या आएगा? आपको मालूम है, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो इमीडिएटली आज गए तो 2 घंटे में बेच के आ सकते हैं। आया ना? तो न्यूमरेटर पे क्या आएगा? देख, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। देखो हर जगह पे डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज कॉमन है। पहले आया करंट असेट, उसके बाद आया क्विक असेट, अब आ रहा कैश असेट। कैश असेट माने कैश बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो इमीडिएटली 2 घंटों में अपन कन्वर्ट कर सकते। किसमें? कैश में। यस और नो? पक्का? और उसमें दूसरा भी नाम दिया है, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। कोई दिक्कत? पक्का? खत्म। इंटरप्रिटेशन दिया है, आपको तो मालूम है भाई इंटरप्रिटेशन, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। देखो, कैश बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश बैंक प्लस करंट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय क्या बेटा? तुम्हारा करंट लायबिलिटीज। खत्म। नाउ बेसिक डिफेंस इंटरवल, ये याद रखो अच्छे से, और इंटरवल मेजर। गो फॉर इट। न्यूमरेटर पढ़ो, कैश प्लस बैंक प्लस नेट रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। समझा क्या? डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नीचे एक फॉर्मूला और करके, अगर तुम्हारे पास ये ऊपर के फिगर्स नहीं है, तुम्हारे पास क्या है? करंट असेट की वैल्यू है। तुम बोलोगे सर ये 2 डेफिनेशन क्यों दिया? पूछना चाहिए ना, सवाल तो आना चाहिए ना दिमाग में, क्यों दिया? अगर तुमको करंट असेट की डिटेल नहीं मालूम, डिटेल ज्यादा मालूमात नहीं है, तुमको क्या मालूम है? सिर्फ करंट असेट मालूम है, इन्वेंट्री मालूम है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस मालूम है। तुमको मार्केटेबल सिक्योरिटीज मालूम नहीं है, नेट रिसीवेबल मालूम नहीं है, तुमको कैश एंड बैंक बैलेंस मालूम नहीं है, तुमको सिर्फ क्या मालूम है? करंट असेट है, करंट असेट में इतनी इन्वेंट्री दी है, और यार ये तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये 3 चीजें मालूम है। तो तुमको फॉर्मूला इस्तेमाल करना आना चाहिए। बच्चे गलती कहाँ करते? एक ही फॉर्मूला रटते। कहाँ पे गलती करते? एक ही फॉर्मूला रटते। लेकिन यहाँ पे पागल है क्या इंस्टीट्यूट तुमको 2 फॉर्मूले देने के लिए? नहीं है ना? तो दोनों के दोनों याद रहने चाहिए। जो अपने पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी उसका इस्तेमाल करके अपने को रेशो निकालने का है। तुम बोलोगे सर इसमें अगर चेंजेस रहा तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, इंस्टीट्यूट ने फॉर्मूला दिया है, इनपुट डालो, आउटपुट निकालो, खत्म। बी स्ट्रिक्ट। समझा? क्यों दिया? ये सवाल आना चाहिए।
क्यों कि अगर इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी तो ये फॉर्मूले से निकालो, इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी तो ये फॉर्मूले से निकालो। कोई दिक्कत? पक्का? उसको और बोला होगा, एंड नहीं होगी, क्या है? और यू कैन यूज दिस और दिस। ऊपर का क्या है बेटा? कैश वाली चीज है। देखो, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये क्या है? कैश। ऊपर का रेशो में देखा ना तूने, लिक्विडिटी रेशो, प्लस उसमें क्या ऐड की है? रिसीवेबल्स। मतलब ये क्या है बेटा? तेरी अवेलेबल होने वाली कैश की वैल्यू डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑन डेली बेसिस। और अगर डेली नहीं रहा तो पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर उसको तू डिवाइड कैसे करेगा? डेली के हिसाब से डिवाइडेड बाय 360। नीचे क्या दिया है? नीचे अलग है। नीचे तेरे को डेली एक्सपेंडिचर मालूम है। तू बोलोगे सर डेली कैसे? अरे कुछ नहीं, ऑपरेटिंग को 360 से डिवाइड किया तो डेली आएगा ना। ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये 360 दिन का है, डिवाइडेड बाय 360, मतलब एक दिन का। वही तो एक्सपेक्टेड है ना उनको। सो नीचे के फॉर्मूले दिया डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऊपर क्या दिया है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। अगर तेरे को 30 दिन के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए होंगे तो डिवाइडेड बाय 30। तो ये चीज समझो। तुमको क्या निकालने का है? बेसिक डिफेंस इंटरवल, मतलब तेरे पास कितने दिन का खर्चा उठाने की औकात है। मेरा एक दिन का एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग 1 लाख रुपया, मेरे रिसीवेबल्स है 32 लाख रुपया, मेरे पास कैश एंड बैंक बैलेंस है 18 लाख रुपया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है मेरे पास 10 लाख रुपया, मतलब मेरे पास इंस्टेंट कितना अवेलेबिलिटी है? 60 लाख की। 32 प्लस 18 प्लस 8 डिवाइडेड बाय मेरा डेली एक्सपेंडिचर कितना है डार्लिंग? 1 लाख रुपए का। मतलब मेरा बेसिक डिफेंस इंटरवल कितना है? 60 दिन। समझा? पक्का? श्योर? मतलब मैं 60 दिन तक शो रन करने के हिसाब से मेरे जेब में पैसा है। कोई दिक्कत? मतलब तो आपको पता होना चाहिए ना क्यों निकाल रहे। श्योर? तो ऊपर क्या दिया बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज 360। क्यों बोला से 360? क्योंकि वो सालाना होंगे। उसके नीचे दिया डेली ऑपरेटिंग, तुमको पता चलो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। साला नीचे डेली दिया, ऊपर डिवाइडेड बाय, क्यों? वो डेली बेसिस पे ही निकालने को बोला है। तुमको अगर 30 दिन का दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो तुम 3 डिवाइडेड बाय 360 करोगे? रट्टा नहीं तो मैंने मेरे को बोला डिवाइडेड बाय 360 तो मैं भी डिवाइडेड बाय 360 करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो रट्टा मारो फॉर्मूला को, मैं नहीं बोल रहा, लॉजिकल मारो, इतना भी इलॉजिकल मत मारो। नहीं तो मैंने फॉर्मूला बैंक बनाई है सर, उसमें मैंने ये लिखा है, बस खत्म। और ऊपर से मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा, मेरे को दो फॉर्मूला रटने में तकलीफ हो रही, ये नहीं चलेगा। अगर तेरे पास वो इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो तू यूज क्या करेगा? देखो रेशो ऐसा है कि तेरे को फाइंड आउट करने, अगर तेरे को बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन आ गया ऑन द बेसिस ऑफ रेशो, क्या करेगा? उल्टा जाना पड़ेगा ना। उल्टा जाना पड़ेगा तो तेरे पास डिटेल होना, तो इसके लिए फॉर्मूला पे होल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देख आसान अगर चीज दी है, तेरे को ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट दिया और फिर तेरे को रेशो पूछे, वो क्वेश्चन आसान। क्यों? फिगर्स ऊपर दिए, उठाओ फॉर्मूला में डालो, आंसर निकालो, खत्म। फिर उसका इंटरप्रिटेशन लिखो, ग्रेट, फुल मार्क्स। लेकिन अगर उल्टा करने को बोला है, एक चीज से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, अपने को और बैलेंस शीट बनाने को बोला है, तो बेटा उसके लिए गट चाहिए, और उसके लिए ये पूरे फॉर्मूले क्या चाहिए? परफेक्ट चाहिए। कोई तकलीफ? गुड। सो कैश प्लस बैंक प्लस नेट रिसीवेबल, जो भी है मार्केटेबल, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग डिवाइडेड नंबर ऑफ डेज, और करंट असेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्रीज। क्यों? इन्वेंट्री अपनी इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट होने वाली चीज है क्या? नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये ऊपर का जो फॉर्मूला है, क्या ना, इससे
दिस न्यूमरेटर, इसको मैंने कहीं पे देखा है, क्विक एसेट में देखा है। सेकंड करंट एसेट के नीचे वाला, हाँ या ना? पक्का? खत्म। डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखा, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें भी क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एडमिन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस लेस डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्यों? ये तो कैश में होने वाले नहीं है, ये नॉन कैश है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, अगर ईयर का डिटेल रहा तो। गूगली आ सकता है, गूगली आ सकता है, तुम रट्टा मार के जाओगे, फंस जाओगे। ओके, कोई दिक्कत? खत्म। उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल, ये फिफ्थ फॉर्मूला अपना। नेट वर्किंग कैपिटल क्या? कुछ नहीं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, खत्म। यस और नो? एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग्स, मतलब ओडी सीसी। या कोई अदर शॉर्ट टर्म फाइनेंस, उसको छोड़ के जो भी तुम्हारी करंट लायबिलिटीज है वो किस में से लेस करो? करंट असेट में से। यू विल गेट द नेट वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत? खत्म। थैंक यू। श्योर ना? यस सर। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ये क्या हो गया बेटा? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हो गया। अभी क्या देखने वाले अपन? लॉन्ग टर्म। इसको ही क्या बोलते हैं? लीवरेज रेशियो। तुम बोलोगे सर अपना एक टॉपिक है लीवरेज, वो अलग है, वो अलग है। यही मॉड्यूल का आखिरी टॉपिक अलग है, ये लीवरेज रेशियोज है। ओके, क्या बेटा इसमें आया? पहला इक्विटी रेशियो, दूसरा डेट रेशियो, तीसरा डेट इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, तीसरा डेट टू टोटल असेट रेशियो। देखो बैलेंस शीट विजुअलाइज करो, मैं जो भी बोल रहा हूं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। विजुअलाइज द टी शेप बैलेंस शीट, जो बचपन में सीखे थे। टी शेप बैलेंस शीट विजुअलाइज करो। इक्विटी ऊपर, तुम बोलो शेड्यूल 6 में तो वर्टिकल आ रहा है, मानता ना मैं तुमको विजुअलाइज करने को बोल रहा हूं, क्योंकि वो फॉर्मेट तुम्हारे दिल में छप चुका है। इक्विटी रेशियो, इक्विटी टू वैल्यू, एंड वैल्यू, डेट टू एंड वैल्यू, डेट टू इक्विटी, देन डेट टू टोटल एसेट। उसके बाद कैपिटल गियरिंग, ये तेरे को करना पड़ेगा अंदर जाके। ओके, बोलता हूं किस तरीके से कैपिटल गियर हो रहा वो बताया गया। गियर अप मतलब स्पीड बढ़ रहा। अरे तो गियर अप मतलब क्या? बढ़ रहा ना, बताता हूं, टेंशन मत ले। देन प्रोप्राइटरी रेशियो, ये क्या है? ओनर्स का फंड का जो भी है उसको अपन प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं। उस हिसाब से मतलब अपने को 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले करने। अपने कितने हो गए? 5 प्लस 1 एडिशनल। 5 अपने हिसाब से 5। देखो तुमको फॉर्मूला बैंक बनाने की है, यहाँ पे दिया है, पर खुद लिखोगे तो छोटे बाप के नहीं बनोगे। लिखो, पक्का एनालिसिस होगा। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में अपने को दिए हैं कितने बेटा? 6। सेकंड क्या है बेटा? कवरेज रेशियो। कवरेज में क्या है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR, जो लोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट किस तरीके से अपन रिकवर कर रहे हैं इनकम में से, कैश जनरेशन में से, वो चीज़ वहाँ पे अपने को निकालनी की है। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब जो इंटरेस्ट अपन रिकवर कर रहे हैं इनकम में से, मेरा इंटरेस्ट पोर्शन जो है उसका रेशियो निकालने का मतलब इंटरेस्ट कवरेज। देन प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड अगर मेरे को देना बनता है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव दो टाइप के मेरे को कंपलसरी देने का है, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मैं क्या कमा रहा हूँ उसमें से ही दूंगा ना, तो वहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। देन फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, फिक्स चार्ज अगर कुछ रहा तो फिक्स चार्ज में किस तरीके से कवर कर रहा हूँ और मेरे पास कितना एक्स्ट्रा है, वो ये रेशियो से पता चलेगा।
डेट सर्विस कवरेज रेशो मतलब मैं मेरे डेट को किस तरीके से सर्व करूंगा। देख मेरा डेट है कर्जा, मेरे को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या करना है, बैंक को सर्व करना है, देना है मतलब सर्व करना है। तो मैं किस तरीके से सर्व करूंगा और मेरे पास क्या आएगा, उसमें से मैं क्या सर्व कर रहा हूं, उसका रेशो निकालने का। नेचुरली ये अगर 1 से नीचे रहा तो मैं लॉस में है। मेरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही मेरा सब लेके जा रहा, कुछ भी नहीं बच रहा, आया ना। 2 के ऊपर रहा तो मेरे पास जितना आ रहा उसमें से एक पोर्शन मैं किसके लिए दे रहा हूँ, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, एक पोर्शन फिर भी मेरे पास बच रहा। 3 रहा तो अरे ग्रेट, 2 पोर्शन मेरे पास बच रहे, एक ही पोर्शन जा रहा। अरे समझ रहे हो क्या? समझ रहे सर। पक्का? तो ये अपन देखेंगे अंदर जाके। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज, ये मैंने तुमको क्यों बताया, तुम रट्टा मारते फॉर्मूला को, तुमको उसका जरूरत नहीं समझता। मेरा अगर 1 करोड़ का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिपेमेंट है और मेरी कमाई 2 करोड़ की है, तो नेचुरली 2 करोड़ में से 1 करोड़ देना मेरे को क्या है, आसान है। ऊपर से मेरा डेप्रिसिएशन भी जा रहा है उसमें से, वो भी मेरे को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपन फॉर्मूला में देखेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी लिखेंगे, पूरा फॉर्मूला अपन यहाँ पे बिठाएंगे। वो 6 + ये 4 कितने होगा डार्लिंग, 10। पहले सेक्शन में 5, दूसरे सेक्शन में 10। इक्विटी रेशो क्या बोला था मैंने, एक ही चीज, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट टू नेट एसेट। नेट एसेट माने क्या, देखना पड़ेगा ना, क्यों, लायबिलिटी है इसीलिए नेट एसेट निकाला है। तो देखो नेट एसेट का क्या बोला बेटा, इंक्लूड्स नेट फिक्स एसेट एंड नेट करंट एसेट। मतलब क्या बेटा, नेट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ये क्या है, वर्किंग कैपिटल। सो नेट फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? हाँ बोल सकता हूं। नहीं समझा, नहीं समझा, ठीक है समझा। तो ये बैलेंस शीट है मेरी, इक्विटी डेट्स, इक्विटी रिजर्व जो भी रहेगा, डेट्स, उसके नीचे करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे क्या है, करंट एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज क्या रहा, नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब नेट एसेट, नेट एसेट, नेट एसेट मतलब क्या, वही नेट करंट एसेट मतलब क्या, मेरी जो करंट एसेट है माइनस करंट लायबिलिटी। देख करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज निकल गई, मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल आ गया। मेरा वर्किंग कैपिटल क्या है, मेरा नेट करंट एसेट है। तो ये जो मेरा नेट करंट एसेट है प्लस मेरा नेट फिक्स एसेट है, वो मेरे इक्विटी के क्या है, कितने हैं, किस तरीके से मेरा रिलेशनशिप है, ये रेशो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। सो न्यूमरेटर का क्या है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब मैंने क्या बोला, इक्विटी प्लस रिजर्व। शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा, कितना शेयर होल्डर का पैसा पड़ा है मेरे पास, एक तो इक्विटी के स्वरूप में रहेगा या रिजर्व्स के स्वरूप में। गुड, यहाँ पे दिया देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। मतलब व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट, शर्म नाम की चीज है या बेच का है, एग्जाम्पल बता। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसा कान के नीचे दूंगा ना वहां पे आके। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज गोइंग टू बी रिकवर्ड इन फॉर्म ऑफ सर्विस और फॉर एनीथिंग अगले पीरियड में, इसीलिए उसको प्रीपेड बोलते हैं। सिर्फ सीधा बोलना, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, अगर मैं लॉस असेट में दिखा रहा हूं एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट एज अ P&L बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो रिकवर होने वाला है क्या, तो उसको बोलते फिक्टिशियस असेट। है ना, या फिर मेरे रजिस्ट्रेशन के चार्जेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, वो रिकवर होने वाले है क्या, अरे होने वाले है क्या,
लेकिन मैं क्या दिखा रहा हूं उसको, असेट में बता रहा हूं। क्या कर रहा है? 80 मार्क्स है तेरे को लगभग अकाउंट्स में, फाउंडेशन में। तो क्या चालू है? ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। वो 80-85 भूल जाओ, वो फाउंडेशन का फाउंडेशन में चले गया। अभी ये है एफएम करो, तो अकाउंट का बेस है, किरकोल कंसेप्ट था, फिक्सेस असेट, यस और नो। सो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग फिक्सेस असेट। यहाँ पे क्या बेटा, नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटल में कहाँ एम्प्लॉय कर रहा हूँ, एक तो फिक्स असेट में या वर्किंग कैपिटल, करंट असेट में, मतलब वर्किंग कैपिटल में, यस और नो। सो नेट वर्किंग कैपिटल निकाला मैंने, नेट करंट असेट प्लस नेट फिक्स असेट, दोनों की टोटल मिलके मेरा क्या हो गया, मेरे जेब से मेरा ये कैपिटल क्या हो गया, एम्प्लॉय। कोई दिक्कत। सो ऊपर आया शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट असेट्स। कोई दिक्कत? पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ो। कोई नहीं पढ़ता लेकिन पढ़ना जरूरी है। दिस रेशियो इंडिकेट्स proportion of owner fund to the total fund invested in the business. Traditionally, it is believed that the higher of the portion of the owner fund, the lower is the degree of risk for potential lenders. इसका मतलब क्या? 100 करोड़ का मेरा इक्विटी है और 150 करोड़ का मेरा असेट है, नेट असेट। मतलब सीधी बात यह है कि मैंने सिर्फ 50 करोड़ बाहर से उठाए लिए। Obviously, lender will feel secure after watching this ratio. 100 करोड़ उसके खुद के अगेंस्ट 150 करोड़ ऑफ असेट कैपिटल एम्प्लॉयड। रेशियो कितना है? 2/3 है, मतलब सिर्फ 1/3 रेशियो क्या है, आउटसाइडर का है। हाँ है ना? पक्का? नीचे डेट रेशियो क्या है, यही चीज में है, 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 150 करोड़। उल्टा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री। उल्टा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री। 150 में से तेरा पोर्शन कितना है और डेट का पोर्शन कितना है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट फिक्स असेट, नेट करंट असेट, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर दिया है ना, ऐसा क्यों देख रहा है, दिया है ना, नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे लिखो चमन, नेट असेट को ऑब्लिक करो, क्या करो, ऑब्लिक, क्या लिखो उसको, कैपिटल एम्प्लॉयड, यस और नो। हाँ, नहीं तो तुम पूछोगे ये कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आया, श्योर ना। सो नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड, ये किधर लिखोगे तुम, फॉर्मूला तैयार करते टाइम, मतलब तुम भूलोगे नहीं। पक्का? 100 करोड़ की मेरी इक्विटी है और 50 करोड़ का मेरा क्या है, डेट है। हाँ, तो ये दो रेशो का एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री। तो बोलेगा सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बेटा जब बैलेंस शीट बनाने की रहती है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ध्यान में रहना चाहिए। देख, एक क्या है, एक पूरा केक है नेट एसेट वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, उसमें से इक्विटी का पोर्शन 2 पीस का है। तो केक के कितने पोर्शन होंगे, 3। 2 पोर्शन हो गए कैपिटल एम्प्लॉयड के, तुम्हारे कौन से, शेयर होल्डर इक्विटी के, और एक पोर्शन किसका हो गया, डेट का। तो उसके लिए ये चीज समझो। आज नहीं समझेगा, जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तब मेरी बात यहाँ पे क्लिक होगी, डॉट क्लिक होगी जहां पे जरूरत है, और अपने को वही चीज चाहिए। टोटल डेटा और आउटसाइड लायबिलिटी, जो मैंने अभी बोला ना, वही चीज। सही बात है ना। इंटरप्रिटेशन देखो, दिस रेशियो इज यूज्ड टू एनालाइज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। अ रेशियो ग्रेटर देन 1 वुड मीन ग्रेटर पोर्शन ऑफ द कंपनीज असेट आर फंडेड बाय डेट एंड कुड बी रिस्की सिनेरियो। अगर कर्जा नेट एसेट से ज्यादा रहा तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर एसेट से ज्यादा रहा तो अच्छा है, बचा हुआ कहाँ है वो भी देखना पड़ेगा ना।
ध्यान टेंशन मत लो, अपन प्रॉब्लम में देखेंगे। ये फॉर्मूला समझा क्या बेटा? पहला शेयर होल्डर इक्विटी टू नेट एसेट, देन टोटल डेट टू नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड फिक्स एसेट, नेट फिक्स एसेट प्लस नेट करंट एसेट। नाउ डेट इक्विटी रेशियो अभी आपको मालूम है, टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। आपने ऊपर पढ़ा, उसको क्या बोल सकते हैं? टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनसाइड लायबिलिटी। इनसाइड लायबिलिटी मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी। यस और नो? गुड। इज इक्वल टू क्या बोला? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तीन फॉर्मूले दिए, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल डेट्स, टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स। एक को 1 स्टार दिया है, एक को 2 स्टार दिए। नीचे पढ़ो, बहुत जरूरी है। नॉट मेयरली लॉन्ग टर्म डेट, बोथ करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे बोला है समटाइम्स ओनली इंटरेस्ट बेरिंग लॉन्ग टर्म डेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टोटल लायबिलिटीज, दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ करंट लायबिलिटीज। ये इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, तो तुमको उसके ऊपर गाइडेंस दिया होगा क्वेश्चन में। तुमको वो चीज समझ के वो रेशियो को इस्तेमाल करना है। आइदर टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, या टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, या लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। इट इज कॉल्ड एज डेट इक्विटी रेशियो। कोई दिक्कत? थैंक यू। आगे इंटरप्रिटेशन पढ़ लो, अभी इसका कोई जरूरत नहीं। नाउ डेट टू असेट रेशियो, डेट टू टोटल असेट रेशियो मतलब क्या? कुछ नहीं, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट, और उसको क्या दिया है? टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल असेट। कोई दिक्कत? ये क्यों है? ये फाइनेंशियल लीवरेज बता रहा अपने को। तुम्हारा असेट तुम्हारे लायबिलिटी के कितने पोर्शन में है, तो तुम कितने बेटर पोजीशन में हो या कितने घटिया पोजीशन में हो, ये चीज कौन बताएगा? ये। अगर तुम्हारे टोटल लायबिलिटीज टोटल असेट से ज्यादा रहेंगे तो तुम घटिया पोजीशन में हो, मतलब ये रेशियो विल बी मोर देन 1, क्योंकि डेट ऊपर है, असेट नीचे है। अगर मोर देन 1 रहा तो तुम डुबकी लगा रहे हो, अगर लेस देन 1 रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेट से तो असेट ज्यादा ही है। समझा क्या? थैंक यू डार्लिंग्स। नीचे दिया होगा देखो, हायर द रेशियो इंडिकेट द असेट आर लेस backed up by the equity and hence higher financial leverage। रिस्क बढ़ रही ना? अगर क्या बेटा हायर ज्यादा निकला रेशियो तो रिस्क ज्यादा है, क्यों? डेट ज्यादा हो गया ना। अगर कम निकला तो ग्रेट, अच्छा लीवरेज कम है, रिस्क कम है। देन कैपिटल गियरिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम बोलोगे क्यों? डेट इक्विटी रेशियो को एडिशनल ये रेशियो दिया है। इसमें चीज बहुत इंपॉर्टेंट एक है कि इससे कैपिटल गियर हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, अच्छे से 4 लाइन पढ़ो, वो 4 लाइन दिए हो। क्या बेटा? इन एडिशन टू डेट इक्विटी समटाइम्स कैपिटल गियरिंग रेशियो इज आल्सो कैलकुलेटेड टू शो द प्रपोर्शन ऑफ फिक्स इंटरेस्ट डिविडेंड बेयरिंग कैपिटल टू द फंड्स बिलोंगिंग टू equity shareholder, that is equity fund or net worth. Again, higher ratio may indicate more risk. ऊपर क्या दिया है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको फिक्स इंटरेस्ट जा रहा है। तुम बोलो सर इंटरेस्ट, अबे डिविडेंड फिक्स जा रहा है ना, प्लस डिबेंचर्स प्लस अदर बोरोड फंड जिसको फिक्स इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाय क्या डार्लिंग? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब तेरा इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस जो बताए थे फिक्सेस असेट, है ना? पक्का? श्योर? इसका मतलब क्या है? ये रेशो में क्या दिख रहा तुमको? शेयर होल्डर पर कितना बोझ हो सकता है? शेयर होल्डर का फंड कितना फिक्स इंटरेस्ट रेट बियरिंग जो कैपिटल है कि डिबेंचर। देख ये ऊपर का जो फंड है ना डार्लिंग, वो भी मैं कैपिटल करके ही लगा रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। देख मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, मैं तुमको पहले लेक्चर में बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में।
जो मेरा खुद का है वो प्लस जो मैं कर्जे से उठा रहा हूँ, ये दोनों क्या है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ पे प्रेफरेंशियल इक्विटी भी अलग किया है, अच्छे से देख। नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है पूरा। अरे समझा क्या? ऊपर के फॉर्मूले में इक्विटी रेशियो में देखो, शेयर होल्डर्स इक्विटी करके दिया है। क्या लिखा है वहां पे? प्रेफरेंशियल इक्विटी है क्या है? सर प्लस रिजर्व। इसके ऊपर मेरे को कुछ देने का नहीं है। मुनाफा होगा तो हुआ तो दूंगा, नहीं तो ये मेरे घर में मांगने नहीं वाले। इक्विटी का कैपिटल मेरे को रिइंबर्स नहीं करने का, लेकिन उसमें मेरे को इंटरेस्ट देने का है, डिविडेंड देना है ना मेरे को, प्रेफरेंस का आया ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी है। बाहर वालों को जो फिक्स इंटरेस्ट या डिविडेंड बेयरिंग सिक्योरिटीज है ऊपर दिए, डिवाइडेड बाय मेरी खुद की इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो मेरे बाप का है, जिसके ऊपर में कुछ नहीं देना है। उन दोनों का क्या निकाला है? रेशो निकाला है। कहां पे? कैपिटल गियरिंग रेशो में। इसलिए अच्छे से देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया, जो शेयर कैपिटल का पार्ट है, प्लस डिबेंचर आया, प्लस अदर बोरोड फंड्स आए ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस लॉसेस। मेरे बाप का माल नीचे, जिसको कुछ देने का नहीं है, हुआ तो दूंगा, नहीं हुआ तो ऊपर वाले देने पड़ेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन के ऊपर डिविडेंड भी प्रेफरेंस को देना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर परिस्थिति नहीं रही, लायबिलिटी में डालो, अगले साल दो, बट देना तो पड़ेगा, कोई दिक्कत। इसको क्या बोलते बेटा? कैपिटल गियरिंग रेशो। अगर ये हायर रहा, रिस्की है, तो उनको रिटर्न देने हैं। अगर उनको रिटर्न देने हैं तो भाई मेरे पे लोड है ना, कमाना पड़ेगा उनको रिटर्न करने के लिए। रिटर्न वाले सिक्योरिटी ज्यादा है तो वही बोल रहा, अगर रिटर्न जिसके ऊपर दे रहा हूं वो लायबिलिटी अगर मेरी ज्यादा है, इवन दो इट्स अ प्रेफरेंस कैपिटल, रिटर्न तो देना पड़ेगा ना। वो अगर ज्यादा रहा तो मेरे लिए क्या है? बर्डन है, इट्स बर्डन टू मी। वही बताया वहां पे, देखो हायर रेशो में इंडिकेट मोर रिस्क, खत्म। देन प्रोप्राइटी रेशियो, प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, खत्म। प्रोप्राइटी फंड मतलब कुछ नहीं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व। देख पहले साले इक्विटी प्लस रिजर्व था, यहाँ पे इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व, फर्क है, है ना? सो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व, यस और नो? टोटल एसेट एक्सक्लूड फिक्टिशियस एसेट एंड लॉसेस। कोई दिक्कत? डार्लिंग समझा? यस सर। Thank you. Interpretation. It indicates the proportion of the total asset financed by the shareholders. Higher the ratio, less risky the scenario. क्योंकि मेरा propriety फॉर्म ज्यादा रहा टोटल एसेट की तुलना में, तो भाई अच्छा है, आउटसाइडर लायबिलिटी कम है। और कॉम्प्लीमेंट्री बोला था ना, ये सुनो, याद करो ना, तो ये हायर ही चाहिए। उसको रट्टा मारने की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं, बैलेंस शीट विजुअलाइज करो, चलो आगे। समझा क्या? ग्रेट, थैंक यू। उसके बाद आया अपना कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो कितने? 4। अरे 4 थे ना। पहला डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अच्छे से देखो ऊपर क्या लिखा है, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज। कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास कितनी अर्निंग अवेलेबल है, ये कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा?
कर्जा जो चुकाने का है, तो मैं हर रोज क्या चुकाता हूँ? इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल। तो मेरे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कहाँ आएगा? नीचे। ऊपर क्या आएगा? कमाई। जो कमाई इसको भरने में जा रही है, अगर ये 1 से ज्यादा रहा गुड, ये 1 से नीचे रहा तो मेरे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कवर ही नहीं हो रहा। तो उतने फंड्स अवेलेबल ही नहीं हो रहे ना, इट्स रिस्की सिनेरियो आया ना। अब इसमें रटने की जरूरत कुछ भी नहीं। अभी देखो ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज क्या है? डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, वो भी ऐड करना पड़ेगा ना पगले। नेट प्रॉफिट आया तेरा, उल्टा घुस, नेट प्रॉफिट आया, अरे वो तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आया। डेप्रिसिएशन भी कैश अवेलेबल है मेरे पास, कहीं के नीचे तो नीचे दिया होगा, टेंशन मत लो, मैं बैठा है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट आएगा डार्लिंग आफ्टर टैक्स, जिसका मेरे को कैश में भुगतान करना पड़ेगा। इट्स अ पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रिसिएशन एंड अदर एमोर्टाइजेशन। क्या क्या ऐड बैक? यस सर। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंटरेस्ट, क्योंकि वो मैं सर्व कर चुका हूँ। पीएटी निकालते टाइम मैं इंटरेस्ट क्या है, मैं सर्व कर चुका हूँ ना, ना। प्लस अदर एडजस्टमेंट लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये मेरा रोज रोज तो नहीं होने वाला। यस और नो? और नीचे क्या बेटा? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन स्टार करके दिया है, मतलब क्या बेटा? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कैन बी कंसिडर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। क्या समझे इसमें? कैश फ्लो जो है वो भी ले सकते हैं। कितना कैश अवेलेबल है? इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे करना। मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए थी, जो सेकंड लाइन दिया है ना, उसका कॉग्निजन चाहिए मेरे को, रिलेटिविटी चाहिए पहले फॉर्मूला से। सेल्स से आया वो पैसा, क्या बोला उसने देखना, बिफोर इंटरेस्ट खत्म, उसमें से मैं टैक्स लेस करूंगा, वो भी मेरा एक ही कैश फ्लो आया ना। पगले एक चीज समझो अभी ध्यान से समझो, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, इसके ऊपर टैक्स पे किया, मेरा क्या है डार्लिंग? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही बात है। इसमें नॉन कैश आइटम जो थे, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह, अमोर्टाइजेशन मैंने ऐड बैक किया, मतलब मेरी कैश बढ़ गई। ऊपर से जो मैंने इंटरेस्ट सर्व किया था वो प्रॉफिट से लेस हुआ था ना, वो भी मैंने ऐड किया। क्यों? साले इंटरेस्ट दे रहा हूँ ना मैं, वो सर्विस के लिए तो है ना मेरे पास, कि जेब में है इसलिए सर्व कर रहा हूँ, आया ना। सो पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अभी 2 मिनट सोचो, वर्टिकल P&L के बारे में सोचो। अपन ने कहाँ पे देखा था? शेड्यूल 6 में। सेल्स लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से क्या लेस होता है? इंटरेस्ट, उसमें से लेस होता है डेप्रिसिएशन, फिर आता है प्रॉफिट, उसमें से लेस होता है टैक्स, जो लेस हो रहा। तो अपन ऊपर का जो प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें से टैक्स लेस करना पड़ेगा जानू। डायरेक्ट एएसपी वाला डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। तो इतना डिफिकल्ट में क्यों जा रहा है मेरे भाई? काय को इतने डिफिकल्टी में घुस रहा है? खुली चीज है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस इंटरेस्ट लेस डेप्रिसिएशन, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है लेस टैक्सेस करके आया क्या बेटा? पीएटी। ये सुनो, तो तू पीएटी में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऐड कर रहा है, यहाँ पे क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस उठा रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तेरे कैश वाले कौन से जाने वाले? झक मार के टैक्स वाले। उतना लेस कर, ऐसे खाया क्या या ऐसे खाया क्या? चीज तो एक ही बता रहा ना, वो दैट आर द फंड्स अवेलेबल टू रीपे द
प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. उसके क्या बोलेंगे? सम अवेलेबल इन कैश टू रिपे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. ये किधर? ऊपर. और मैं सर्व क्या करने वाला हूं? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. सो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में 10 करोड़ का सर्व कर रहा हूं और मेरे पास अवेलेबल कैश फ्लो क्या है? 25 करोड़ का. मतलब मेरा रेशियो कितना है? 2.5. और आई एम बेटर. जो मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है उसको 2.5 टाइम्स मेरे पास जेब में कैश आ रहा. समझा क्या? समझा क्या? पक्का? सो विल बी बेटर. नहीं. अरे तेरे को तो सिर्फ 10 करोड़ दे रहा है, कमा तो मैं 25 करोड़ रहा ना. खत्म. हाँ ये ना. श्योर? जिंदगी भर नहीं बोलोगे? अरे पक्का? रट्टा मारने की जरूरत है क्या? नहीं सर. रट्टा मारने की जरूरत है क्या? क्या है बेटा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, अदर एमोर्टाइजेशन. अदर एमोर्टाइजेशन मतलब राइट ऑफ वाले, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ वाला चीज, प्लस इंटरेस्ट जो मैंने सर्व किया, प्लस अदर एडजस्टमेंट लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जो हर रोज तो नहीं आने वाला. वो कैश एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं है, इसलिए उसको भी ऐड किया. या इससे बेहतर ऑपरेटिंग का क्या लो बेटा? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस also can be considered as per the requirement. वो उठा, नेचुरली टैक्स तो पे करना पड़ेगा. क्यों? ऊपर तो दिया ना अर्निंग आफ्टर टैक्स. अर्निंग बिफोर टैक्स नहीं दिया डार्लिंग, इट्स आफ्टर टैक्स, क्योंकि वो लीगल लायबिलिटी है, वो भरना ही पड़ेगा. श्योर? ज्यादा नहीं आता मेरे को, पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आना चाहिए तुमको वो लेवल पे. और रट्टा मत मारो, इट्स नॉर्मल चीज. मैं सर्व क्या कर रहा हूँ? इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. तो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सर्व करने के लिए मेरे पास जेब में कैश कितनी आ रही? फ्रॉम ऑपरेशन सर, फ्रॉम P&L. एसेट बेच के कैश आ रही होंगी तो वो नहीं चलेगा. तेरे को क्या करने का? मैं तो हफ्ता भर रहा ना. नहीं, रेशियो के हिसाब से नहीं चलेगा. बस ऑपरेटिंग कैश तो बोल सकते हैं, जैसे तूने बोला वही चीज, लेकिन इतने डिफिकल्टी में मत जा. ओके बक्का. उसके बाद क्या बेटा? नॉर्मली DSR of 1.5 to 2 is satisfactory. You may note that sometimes in both numerator and denominator lease rental may also be added. लीज रेंटल ऐड करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्वेश्चन में देखेंगे जहाँ पे आएगा. अभी यहाँ पे खोल के बेटा तो पूरा तुम डीप में जाना पड़ेगा. और क्वेश्चन आए उसके ऊपर आने ही वाला है, बताऊंगा मैं. ओके. अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो. व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो? वही चीज, कवरेज है ना. इंटरेस्ट किधर से जाता है डार्लिंग? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से. अर्निंग देख है ना. सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. खत्म. दैट इज इंटरेस्ट सर्विस रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो. यस और नो? देखो ये क्या, कोई दिक्कत? श्योर? इसका मतलब इंटरेस्ट जाने के बाद तुम्हारी आएगी अर्निंग बिफोर टैक्स. तो नेचुरली ये क्या चाहिए? ज्यादा. है ना. अगर लोअर रहा तो हाँ, तो अपने पास इनसफिशिएंट फंड आ रहे हैं, इसलिए क्या चाहिए? हायर. EBIT शुड बी मोर देन इंटरेस्ट. कोई दिक्कत? हो गया. सी प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो. अभी तुमको मालूम है ये आफ्टर टैक्स इनकम में से जाने वाला है. तो जितना डिविडेंड दूंगा वो नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड.
मेरा जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है वो उसके कितने टाइम्स है वो देखो। अगर मेरा 10 टाइम्स रहा तो ग्रेट, ये सुन लो। तो ऊपर क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी मेरे हिसाब से। ये सुन लो, यहाँ पे अर्निंग, सॉरी अर्निंग आफ्टर टैक्स ईएटी पक्का डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। कोई दिक्कत? श्योर, खत्म। किसमें से सर हो रहा उसको ऊपर डालो। देख मैं जितना कैश कमा रहा हूं उसमें से मैं इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट भर रहा हूं, इसलिए उसको ऊपर डालो, इसको नीचे। मेरा इंटरेस्ट किससे सर होगा? ईबीआईटी से सर होगा, उसको ऊपर डालो, इंटरेस्ट को नीचे। मेरा डिविडेंड कहां से सर हो रहा? अर्निंग आफ्टर टैक्स है, अर्निंग आफ्टर टैक्स को ऊपर डालो, नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड को डालो, खत्म। घर जाके दबा के रट्टा मार के हो, है ना? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इक्विटी डिविडेंड कहां से दूंगा मैं? लॉजिक है मेरा, जो पैट आएगा मतलब ईएटी तुम्हारे हिसाब से अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें से मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा पहले। क्यों? मेरे बाप की लायबिलिटी हो, क्यों जाएगा? मतलब जाने पड़ेगा उसको। फिर जो बचेगा बचा कुचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो जो भी बचा है, अच्छा बचा तो ऊपर आएगा, कम बचा तो भी ऊपर आएगा, क्यों? उससे सर्विस होने वाला ना, डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। सो अर्निंग आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड ऊपर, डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड नीचे। आया गया? इसको बोलते हैं इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। ऊपर क्या बोलते थे? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। दिक्कत? अच्छे से समझा? ग्रेट है। नाउ लास्ट, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। फिक्स चार्ज किससे जाएगा? अरे वही चीज, फिक्स चार्ज मतलब क्या? इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन। ये किधर से जाने वाला है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन। समझा क्या? इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। इसमें और तुम्हारे डीएससीआर में फर्क क्या है? उसमें से टैक्स लेस हो रहा, अरे चमन उसमें से टैक्स लेस हो रहा, इसमें से टैक्स लेस नहीं हो रहा। इतना ही फर्क है। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं, जाओ ऊपर पढ़, जाना ऊपर पढ़ना है। क्या लिखा है? पहले फॉर्मूला पढ़ो उसका। अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस क्या बेटा दिया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट। वहां पे क्या दिया? ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब इंटरेस्ट ऐड हुआ, टैक्स भी ऐड हुआ, प्लस डेप्रिसिएशन भी ऐड हुआ। यहां पे क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। वहां पे क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। फर्क क्या है? टैक्स का। डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन। कोई दिक्कत? पक्का? नीचे नोट्स फॉर कैलकुलेटिंग रेशियोज दिया है। ईबीआईटी का माना है मतलब क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईएटी मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मैंने बोला। उसके बाद ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन लेस हुआ होगा। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ रेशियो शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मे डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्मूले इफ रिक्वायर्ड। assumption should be given। अगर कुछ चीज मालूम आती नहीं है तो तू बोलेगा कि मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, क्यों? अगर क्वेश्चन में उतनी इंफॉर्मेशन तेरे साथ शेयर ही नहीं हुई, फिर भी तेरे को आंसर निकालने का है, तो तेरे को कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। मतलब तेरा कुछ तो चलाना पड़ेगा। अगर नहीं रहा तो अगले आइटम को आने का पैदा करके रहा तो इस्तेमाल करो, खत्म। बहुत आसान चीज है। लॉजिक से ओपन रखो, कॉमन सेंस भी, विथ एक्सपर्टीज इन फॉर्मूला।
मैंने हर एक फॉर्मूला क्यों ये भी बताया, क्या ये भी बताया, कैसे ये भी बताया। तो घर जाके अच्छे से करने का। ओके, उसके बाद न्यूमरेटर शुड बी टेकन इन करस्पॉन्डेंस विद द डिनोमिनेटर एंड वाइज वर्सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ना तीसरा पार्ट क्या है, एक्टिविटी रेशो। अपन ने पहले 5 देखे, फिर 6, फिर 4, कितने हुए 15, कितने हुए 15। कोई दिक्कत 100%। ट्री डायग्राम निकाल सकते हो उसकी, श्योर निकाल सकते क्या ट्री डायग्राम, श्योर ना। नाउ एक्टिविटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, टर्नओवर, ये बेटा आ गया पे एंड एल पे। तेरा पहला भी पी था, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल से हुआ, बट ये प्योरली आ गया। अभी एफिशिएंसी क्या है, धंधे की एफिशिएंसी निकाल रहा था। एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी, परफॉर्मेंस मतलब वही चीज, टर्नओवर मतलब वही चीज। देखो मेरे को ज्यादा नहीं आता और मेरे को ज्यादा आने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मेरे को पेपर लिखने का नहीं। मैंने जब लिखना था लिखा, जब मार्क्स लाने थे लाए, मोर देन 80 मार्क्स लेके आया ना। कॉस्टिंग में भी, एफएम में भी। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे को पेपर को जाने का है क्या, नहीं। किसको जाने का है, तुम लोगों को। तो मेरे से ज्यादा तुमको आना जरूरी है। क्यों, मेरे पास बुक है पढ़ के बताने को, तुम्हारे पास क्या है पेपर में, कुछ नहीं है। तो तुम्हारा एक्सपर्टीज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये चीज ज्यादा जरूरी है। सो एक्सपर्टीज लाओ फॉर्मूला में, पक्का। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो गया, काटा हो गया, क्योंकि अपने पास टाइम कम रहता और पेपर बड़ा रहता। 85 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ तो भी 82, 83, 84, 85 आने चाहिए। वो लेवल से प्रिपरेशन चाहिए अपना। 100 का अटेम्प्ट हुआ, अच्छा है, लेकिन जितना अटेम्प्ट हो सके 90-95% एक्यूरेसी के ऊपर चाहिए। जो लिखोगे वो एक्यूरेट ही आना चाहिए। और उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज इसमें लाना पड़ेगा। और जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है उसको दिल से सॉल्व करना पड़ेगा पैरेलली। टॉपिक हुआ, क्वेश्चन बैंक हुआ, टॉपिक हुआ, क्वेश्चन। तुम बोलोगे सर आपने क्वेश्चन बैंक यहाँ पे क्यों सॉल्व नहीं करवाया, तुमको रट्टा मारना है या कुछ सॉल्व करना है, बस वो ज़्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे पूरा डायरेक्शन दे रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने का। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, उस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन घर पे सॉल्व करने का। मैं यहाँ पे 4 घंटा बिठा के कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम्हारा ये नहीं चलेगा तुम पेपर में लिख नहीं पाओगे, और यही सच्चाई है। पक्का, खत्म। आगे एक्टिविटी रेशियोज, एफिशिएंसी देखते। अभी एक्टिविटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, टर्नओवर, ऑब्लिक है, मतलब ये और ये और ये और ये। पहला कौन सा है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, नाम में ही है, असेट टू टर्नओवर। यस और नो, है ना, गलत है। टर्नओवर टू असेट। हाँ, थैंक यू, गुड। इट्स टर्नओवर और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू असेट। यस और नो, देखो ना, सेल्स ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू टोटल असेट। कोई दिक्कत डार्लिंग, यस और नो। मतलब सेल्स ऊपर आ रहा तो क्या, तो ये 1 से ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा चाहिए ना। 100 करोड़ का असेट लगा रहा और 90 करोड़ का सेल कर रहा, क्या झग मारने को 100 करोड़ लगा के रखेगा उसमें, सेल ज्यादा खींच। यस और नो। देखो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहां पे 50% का प्रॉफिट रहा तो 90 करोड़ में भी तेरा 45 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हो रहा, तो मतलब 100 करोड़ को असेट के अगेंस्ट 45 करोड़ का हमारा मतलब आ रहा है, तेरा बाप बन गया। तो मेरा स्टेटमेंट पीछे लेता हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। प्रॉफिट अपना 50% के करीब नहीं रहता, जनरलाइज प्रॉफिट रहता है 4%, 6%, 8%। तो उस हिसाब से आपका टर्नओवर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू टोटल असेट। नेचर पे डिपेंड करेगा। तुम्हारे जैसे पूछेंगे ना एक दूसरे शाने, 90 करोड़ में से अगर मैं 50 करोड़ का मारा तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, तो बट मानना यह है कि 4%, 5% प्रॉफिट अगर रहा तो भाई तेरा टर्नओवर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। पक्का।
मेरा नहीं, उनका भी इंटरप्रिटेशन ये रहेगा, नीचे पढ़ो। A high total asset turnover ratio indicates that the efficient utilization of total asset in generation of sale. Similarly, low asset turnover ratio indicates total assets are not efficiently used to generate sales. खत्म? Good. Now fixed asset turnover ratio. Fixed asset turnover ratio मतलब वही चीज, टर्नओवर ऊपर, फिक्स एसेट नीचे। देखो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स असेट। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताओ ना। अरे क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज? फिक्स असेट में क्या आता है, आया ना? ऊपर टोटल असेट में क्या आता है बोलने की जरूरत है क्या है? नहीं, वो टोटल असेट है। बट फिक्स असेट में क्या आता है वो तो देखना पड़ेगा ना। सो फिक्स असेट क्या है बेटा? जो तुम्हारा एक्चुअल फिक्स असेट है वही फिक्स असेट। वर्किंग कैपिटल को छोड़ के, करंट असेट को छोड़ के जो है उसको क्या बोलोगे? फिक्स असेट। ना नीचे क्या दिया है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो और नेट असेट टर्नओवर रेशियो। नेट असेट बोलने की जरूरत है क्या? नहीं। नेट असेट मतलब फिक्स असेट नेट फिक्स असेट प्लस नेट फिक्स असेट प्लस पक्का, प्लस नेट करंट असेट। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट असेट्स। कोई दिक्कत नहीं ना? खत्म हो गया। श्योर ना? इसमें सबको क्या चाहिए? उसका ऊपर चाहिए, ऊपर। देन करंट असेट टर्नओवर रेशियो, वही चीज, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय हो गया। ये आसान रेशियो थे, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ वाली चीज नहीं। देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वापस वही चीज, नेट करंट असेट। ऊपर क्या है? करंट असेट है, नीचे वर्किंग कैपिटल माने क्या? नेट करंट असेट। ग्रेट। मतलब वर्किंग कैपिटल ऑब्लिक में लिखू क्या? नेट करंट असेट, क्योंकि उसका मीनिंग वही है। यस और नो? आया ना? मतलब ऊपर का और नीचे का फर्क समझेगा तुमको। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, इट इज वर्किंग कैपिटल, मतलब नेट करंट असेट। पक्का हो गया डार्लिंग? अभी इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब क्या? वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलोगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। खत्म। आ गया? कोई दिक्कत? नीचे दिया रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ है वो, मतलब क्या बेटा? रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। तुम बोलोगे एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। समझा क्या? श्योर ना? नीचे रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है? नेचुरल है टोटल सेल्स। यस और नो? ना मुन्ना, क्योंकि डेटर जब कब जन्मेगा? जब तुम उधार बेचोगे। टोटल सेल ये वर्ड इस्तेमाल मत करो, वहां पे क्रेडिट सेल इस्तेमाल करो वर्ड। टोटल सेल में कैश सेल भी आएगा, वो नहीं चाहिए अपने को। उधार वाला सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। एवरेज डेटर मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? पक्का? खत्म। यहाँ पे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल लिखा है, एवरेज डेटर नहीं लिखा, एक ही मीनिंग है। पक्का? गुड। कोई दिक्कत? नाउ डेटर वेलोसिटी और एवरेज कलेक्शन पीरियड कुछ नहीं, 360 दिन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करो। वीकली चाहिए वीकली कैलकुलेट करो, मंथली चाहिए मंथली कैलकुलेट करो, खत्म। तुम बोलोगे सर कैसे निकालने का? बहुत आसान चीज है। तेरे एवरेज डेटर रिसीवेबल है, अरे है क्या? डिवाइडेड बाय एवरेज सेल्स डेली, अगर डेली बेसिस पे निकालना है तो। यस और नो? पक्का? और 12 मंथ 52 वीक्स 360 डेज डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नहीं समझा ना? समझा कि नहीं समझा? जो ऑलरेडी रिसीवेबल डेटर्स का टर्नओवर रेशियो जा रहा है तो वो डेली बेसिस पे ही आएगा ना, तो उसको आगे लगा कैसे डेली बेसिस पे आएगा? कुछ भी सुट्टा मार के आएगा। क्या बात कर रही है? वो डेली बेसिस पे कैसे आएगा?
तेरा डेटर टर्नओवर रेशियो डेली बेसिस पे कहाँ से आएगा? वो अपन डेटर टर्नओवर रेशियो क्या निकाल रहे हैं? खुली चीज़ है, क्रेडिट से डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, तो डेली बेसिस पे कैसे आएगा? चल एक सिंपल इक्वेशन बता दो तेरे को, प्रैक्टिकल अप्रोच दे देता ताकि आपको ये डिफिकल्टी जिंदगी में दोबारा ना हो। अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल थिंग। मैं महीने के 9 लाख का माल बेचता, कितने लाख का? 9 लाख इधर बेचता, कैसे बेचता? 2 लाख लगभग 100 लाख का माल मैं बेच रहा हूँ सालाना। मैं 10 दिन को 3 लाख का, चल दूध का एग्जांपल ले लेते, बहुत आसान चीज है। 10 दिन को मैं 3 लाख का दूध बेच रहा हूँ। कितना दूध बेच रहा हूँ? 3 लाख 10 दिन का। मुझे हर बार 10 दिन में पेमेंट आता है। कितने दिन में? 10 दूध का साइकिल मालूम है ना? 10 डेज साइकिल, 10 10 डेज, 3 लाख का एवरेजली दूध में बेच रहा हूँ। उधर ही बेच रहा है क्योंकि 10 दिन बाद पेमेंट आता ना जाने में। मेरा ओपनिंग डेटर कितना है? 3 लाख। मेरा क्लोजिंग डेटर कितना है? 3 लाख। फर्क पड़ने वाला है 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 आया क्या? एवरेज डेटर 3। मेरा टोटल क्रेडिट सेल कितना है? पूरा 1 करोड़ 8 लाख डिवाइडेड बाय 3 एवरेज डेटर 3 लाख। सो 1 करोड़ 8 लाख डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है? 36। परफेक्ट डार्लिंग। क्यों? मेरे 36 पेमेंट साइकिल हो रहे हैं। तो मेरा एवरेज डेटर पीरियड कितना है? 36। तो 360 डेज डिवाइडेड बाय 36 पेमेंट साइकिल। क्यों? मेरा रेशियो क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है? क्रेडिट सेल 108 डिवाइडेड बाय एवरेज सेल, एवरेज रिसीवेबल 3। कितना है मेरा रिसीवेबल का टर्नओवर का रेशियो? 36। यस और नो? नीचे क्या दिया है? 12 मंथ्स 52 वीक्स 360 डेज डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 36 का 360 दिन डिवाइडेड बाय 36 10 डेज 10 डेज। पक्का? सर पहले से कैसे आएगा? मैं बोलता ना पहले से ले। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल निकाल। कैसे निकाल? कुछ नहीं रे बेटा, 2 मिनट 1 करोड़ 8 लाख डिवाइडेड बाय 360 करो, या 10 दिन का पीरियड है, तुमको मालूम है 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 30,000। सो 3 लाख ऊपर डिवाइडेड बाय 30,000 नीचे कितना है बेटा? तो मेरी पेमेंट साइकिल कितनी होगी? वेलोसिटी 10 डेज। मतलब मेरा एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है? 10 दिन। क्योंकि हर 10 दिन के बाद मेरे को पेमेंट आने वाला है। समझा क्या? क्लीन चीज, श्योर ना? अरे समझा क्या? प्रैक्टिकली बोला। कंफ्यूजन रह सकता फिर भी। और एक एग्जांपल दूं क्या? तू सालाना 1 करोड़ का माल बेच रहा है। एवरेजली तेरे पास रहते हैं 5 लाख के डेटर्स। ओपनिंग में 5 लाख थे, क्लोजिंग में 6 लाख थे। चलो क्लोजिंग में अपन पकड़ते 10 लाख थे। थोड़ा सा तो उल्टा पुल्टा करते ना। सो ओपनिंग डेटर 5 लाख, क्लोजिंग डेटर 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 7.5 लाख। तेरा टोटल सेल कितना है? 1 करोड़ बोला ना। सो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 7.5 लाख, क्योंकि मेरे एवरेजली पैसे कितने गुतने वाले धंधे में? 7.5 लाख फॉर डेटर। तो 100 लाख का माल बेचने के बाद मेरे गुत्ते कितने हैं? 7.5 लाख। निकाल 100 डिवाइडेड बाय 7.5 कितना आता है? 12 7 जा 14 7 जा 98। तो ये कितना है? करो ना कैलकुलेट। कैलसी लेके आया कर रहे, बहुत आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। 100 डिवाइडेड बाय 7.5 कितना आ रहा है? 13 सही बात है ना? 13.33। अभी इसको तेरे को किस में निकालने का है?
मैंने बोला डेली निकालने का, निकालना क्या डेली, अब निकालना है क्या क्या डेली, निकालने का श्योर ना, तो 360 डिवाइडेड बाय 13.33 27 डेज। तेरे को मंथली निकालने का है, ले ऊपर 12 डिवाइडेड बाय 13.33 0.9 के हिसाब से मंथ आएगा। तेरे को वीकली निकालने का, निकाल 52 डिवाइडेड बाय 13.33 3.9 वीक्स, मतलब लगभग 4 वीक्स, मतलब कितना 28 डेज, तो 27 डेज आ ही रहे थे ना, खत्म। वही चीज़ दी है, इट्स अ वेलोसिटी। डेटर टर्नओवर निकालने के बाद सालाना कितना वेलोसिटी वो निकालो, उतने दिन में 28 डेज में मेरे पूरे डेटर रिकवर हो रहे और फिर नए डेटर जन्म ले रहे। क्लियर, बस यही चाहिए उनको, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगर उल्टा दिया होगा तो अपने को घुसना पड़ेगा, आया ना, उससे तुम सेल्स भी निकाल सकते ना। ये इन्फॉर्मेशन दी होगी डेटर टर्नओवर पीरियड की, और तेरे को ओपनिंग डेटर दिया होगा। देख मैं बहुत छोटी सी चीज बोलता हूँ, तेरे को क्या दिया है, तेरे को क्या दिया है पक्का, और डेटर पीरियड दिया है, टर्नओवर रेशो भी नहीं दिया। डेटर पीरियड दिया दिन में 27 दिन, जो अपन ने निकाला था 27 दिन दिया। और क्या दिया है तेरे को, ओपनिंग डेटर दिया है 5 लाख। घाई कर रहा 27 डेज का डेटर पीरियड, हाँ या ना। ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, मतलब तो एवरेज निकाल सकता है। तो वो एवरेज को 27 डेज को 365 में कन्वर्ट करो, और फिर उसको तेरा जो एवरेज डेटर है उससे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर सेल वैल्यू। हाँ या ना, पक्का, कोई दिक्कत, यही चीज है यहाँ पे, आया ना। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इट्स एवरेज डेटर। तो डेटर पीरियड जो है उतना साइकिल्स घुमा है डेटर का। तो तेरे को अगर डेटर पीरियड दिया 27 डेज का, तो तू 365 को 27 से डिवाइड करेगी, 13.13 साइकिल्स घूमी है। कितने एवरेज डेटर्स की, 7.5 लाख वाले। सो 13.33 इंटू 7.5 लाख, दैट विल बी योर टर्नओवर, और वो हो गया क्रेडिट टर्नओवर। और बाद में दिया होगा कैश सेल, तो तुम कैश सेल को क्रेडिट सेल को ऐड करोगे, तो यू विल गेट योर टोटल सेल। सो टोटल सेल आने के बाद तुम दूसरे रेशियोज तुमको दिया होगा, असेट टर्नओवर, फिक्स असेट टर्नओवर, उठाओ फिक्स असेट। तुमको दिया होगा करंट असेट टर्नओवर, उठाओ करंट असेट। तुमको दिया होगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, उठाओ वहां से। समझा क्या? ऐसा है मेरे भाई। आगे पेबल टर्नओवर रेशियो, वही चीज जो अपन ने डेटर में सीखा, वही चीज अपना क्या है पेबल में। चलो, पेबल मतलब क्या, परचेस। पेबल मतलब क्या, परचेस। देखो, पेबल टर्नओवर रेशियो मतलब एनुअल नेट परचेसेस डिवाइडेड बाय, खत्म। जैसे ऊपर सेल था, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, परचेस। वहां पे एवरेज डेटर थे, यहाँ पे आएगा एवरेज क्रेडिटर, पेबल्स। टर्नओवर पीरियड में नीचे वही है, देखो, एवरेज अकाउंट पेबल डिवाइडेड बाय डेली। मतलब क्या, ऊपर का जो रेशियो है वो तू 12 मंथ्स को डिवाइड करेगा, इट विल बी सेम वेलोसिटी इन मंथ्स। 52 वीक्स को डिवाइड करेगा, वेलोसिटी इन वीक्स। 360 डेज को डिवाइड करेगा, वेलोसिटी इन डेज। श्योर? क्या सीख रहे हो तुम? ग्रेट है। नोट फॉर कैलकुलेटिंग रेशियो घर पे पढ़ो, नहीं पढ़ना पड़ेगा, सॉरी पढ़ना पड़ेगा, तकलीफ होगी। देख, ओनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिफरेंशिएट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन द एब्सेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। Question related. Then we can consider cost of goods sold or cost of sales to calculate the turnover ratios, eliminating profit part. ये भी चलता है।
Then average total cost, fixed asset, current asset, net asset, working capital also can be taken in denominator while calculating the above ratios. In fact, when average figures of total asset, net asset, capital employed, shareholder fund, etc. are available, it may be preferred to calculate the ratios by using this information. Example में और clarity दूंगा. Ratio shall be calculated based on the requirement and availability of information and may deviate from the original formula. If required, assumption should be given. अपने information के हिसाब से अपन डेविएशन कर सकते हैं. ये अगर नहीं पढ़ा तो एक चीज़ समझो, तुम सिर्फ फॉर्मूला अगर रटोगे तो तुमको क्या होगा, कहीं पे एवरेज सेल लिया होगा, कहीं पे एवरेज वहाँ पे दिया ना, कहीं पे क्या बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया होगा, एवरेज शेयर होल्डर फंड दिया होगा, एवरेज टोटल एसेट दिए होंगे, और फिर वो यूज करके तुम्हारा आंसर निकला होगा. तुम बोलोगे यार यहाँ पे तो नेट एसेट था, यहाँ पे तो ये था, एवरेज क्यों लिया? क्योंकि बताया गया है इंस्टीट्यूट से कि अगर तुम्हारे पास वो फिगर अवेलेबल नहीं है और तुम्हारे पास एवरेज की फिगर अवेलेबल है तो यूज एवरेज फिगर, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा. अब फॉर्मूला सॉल्व करते टाइम तुमको तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए, बोले चाहे इधर तो एवरेज लिया उधर तो नेट लिया, ऐसा कैसे पूछोगे ना तुम. ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए. ग्रेट. उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू सेल्स, देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू क्या बेटा, ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स. कोई दिक्कत? श्योर? समझ रहा है? 100%. खत्म करिए ये रेशो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशो दिया है, एक तो जीपी, एनपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्सपेंसेस. ये तुम्हारा सबसे फेवरेट, आसान. जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, एनपी अपॉन सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वही सेल्स. एक्सपेंसेस रेशो मतलब एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स. तुम बोलो क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री. वीसी कंट्रीब्यूशन याद है तेरे को? सेल्स माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट. पीवी रेशो एंड वीसी रेशो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री. कि 100 को रिप्रेजेंट करते हैं. पीवी रेशो अगर 40 रहा तो वीसी रेशो क्या रहेगा? 60. याद है ना? ये भूल गए? पक्का? नहीं तो बोलेंगे यार पास हो गया ना, हमारा तो क्या लेना देना है, सर ना. उसके बाद क्या बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन असेट और इन्वेस्टमेंट. क्या दिया बेटा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, रिटर्न ऑन असेट आरओए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई. कुछ तकलीफ नहीं है, सब जगह रिटर्न है. बदलने के वाला है डिनोमिनेटर. जैसा ना, पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा असेट, तीसरा कैपिटल एम्प्लॉयड, चौथा इक्विटी. और उनको अलग अलग रिटर्न किस तरीके से कैलकुलेट करने वो भी देखेंगे. पक्का? उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फॉर एनालिसिस फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. पहला ईपीएस नेचुरल है बेटा, दूसरा डीपीएस डिविडेंड पर शेयर. ईपीएस निकाल के क्या करूंगा? उससे सिर्फ मार्केट ग्रोथ मिलेगी रे. आज पैसा किससे मिलेगा? डिविडेंड से मिलेगा. सो डीपीएस. थर्ड इज डिविडेंड पे आउट रेशो, मतलब अर्निंग के हिसाब से तेरे को डिविडेंड कितना मिल रहा है उसको बोलेंगे डिविडेंड पे आउट रेशो. सीखा था, टेंशन मतलब. दैट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन इन्वेस्टर. प्राइस अर्निंग रेशो पी, पीवी था ना, पी, ये अर्निंग है. उसके बाद क्या बेटा, डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड, ये भी बताता हूँ. मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू एज पर शेयर, दैट इज मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू. देन क्यू रेशो. अभी देखो कितने, पहले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 3, चौथे में 4. अरे आया ना? मतलब कितने? 4, 4, 8, 4, 12 और 3, 15. अब तक कितने पड़े थे? पहले 5, फिर 10, 15. उसके बीच में कितने पड़े थे? ये अलग अलग है, एक साथ नहीं दिए थे इसको. क्यों नहीं दिया था? देना चाहिए था ना.
देख असेट के कितने पड़े थे, 1 2 3 4 5, सही बात है ना, 6 7 8 8 वो 8 थे, मतलब 5 प्लस 10 15 प्लस 8 23 अब तक हो चुके। अभी कितने पढ़ने के, 15, 23 और 15 38, बहुत कम है बे, ज्यादा नहीं है। 38 मतलब बहुत रिजनेबल हो गया, 38 40 इट्स ओके, आया ना। जीपी सबको मालूम है, देखो जीपी डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, देन एनपी डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, यस और नो। अगर एनपी नहीं रहा तो यू कैन टेक अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल इनटू अर्निंग 100, यस और नो, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। अगर प्री टैक्स प्रॉफिट रेशियो निकाला तो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कोई दिक्कत? ग्रेट। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या, ईबीआईटी बताया था ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, समझा क्या। उसके बाद एक्सपेंसेस रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, सना सब निकाल दे उसको। COGS इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, एडमिन प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है बेटा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। कोई तकलीफ? पक्का रट लोगे लिख के, डिवाइडेड बाय सेल्स हर जगह पे, इसलिए तकलीफ वाली चीज नहीं। और ये परसेंटेज में, इसलिए इसको 100 से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई किया। बाकी कहीं पे 100 से मल्टीप्लिकेशन था क्या, नहीं, यहाँ पे हर जगह पे 100 से मल्टीप्लिकेशन है। क्यों? दिस इज शोन इन परसेंटेज। ओके पक्का? नहीं तो तुम पूछोगे सर यहाँ पे 100 से मैं वहां पे क्यों नहीं, क्यों, ये परसेंटेज में। श्योर। अभी ROI के 3 रेशियो इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। कोई दिक्कत? पहला ROI मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। निकालने का क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न और प्रॉफिट और अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और रिटर्न प्रॉफिट अर्निंग डिवाइडेड बाय सेल इनटू सेल डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। एक ही मीनिंग है, तो एक ही आंसर है, वही बोल रहा है, फॉर्मूला थोड़ी बदलने वाला। मतलब क्या समझो, ये देने का मतलब क्या, पागल नहीं है वो। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इनटू इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। अरे रिटर्न प्रॉफिट अर्निंग डिवाइडेड बाय सेल मतलब क्या बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट टर्नओवर। इसके लिए वो फॉर्मूले अलग से दिए, समझा? श्योर समझाना? गुड। सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है बेटा, नीचे दिया है, सेल्स रिटर्न प्रॉफिट अर्निंग डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तुम बोलोगे सर 100 क्या, अबे वो कैंसिल हो गया ना। और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। सो you can use these also to calculate the ROI. पहला क्या बेटा, रिटर्न प्रॉफिट अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अगर तेरे पास रिटर्न प्रॉफिट अर्निंग ऑन सेल की इंफॉर्मेशन है तो तू क्या निकाल सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और तेरे पास इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो दिया है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इनटू इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो विल गिव यू द ROI। समझा क्या? तो कोई दिक्कत? ग्रेट। सो नीचे एक लाइन दिया है, ROI कैन बी इम्प्रूव्ड आइदर बाय इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो और बाय बोथ। कोई दिक्कत? ग्रेट, आगे चलते।
देखो ROI 3 कैटेगरीज में दिया है. पहला रिटर्न ऑन असेट, दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन तीसरा रिटर्न ऑन इक्विटी. देख कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, मैंने बोला था लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी आएंगे. इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी. अरे रिटर्न ऑन असेट मतलब असेट में दो असेट है, फिक्स एंड करंट, नेट फिक्स नेट करंट. कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड में अर्निंग है, इक्विटी है, प्लस लॉन्ग टर्म भी है ना, क्योंकि वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है. Yes. और तीसरा क्या बेटा, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्लेन इक्विटी प्लस रिटर्न अर्निंग्स. देखो दिया क्या है, चेक. देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट, नेट प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टेंजिबल असेट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स असेट. तीनों चीजें चल रही है. एवरेज टोटल असेट, एवरेज टेंजिबल असेट और एवरेज फिक्स असेट. कोई दिक्कत होने की कोई जरूरत नहीं. देन ये कौन सा बेटा, असेट के ऊपर है. यहाँ पे नीचे दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट, एवरेज टेंजिबल असेट, एवरेज फिक्स असेट. नाउ रिटर्न ऑन टोटल असेट रोटा, इट्स EBIT 1 minus T. और रिटर्न ऑन नेट एसेट रोना, EBIT 1 minus T डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट. ये कल आप मेरे को एक्सप्लेन करोगे, रोना रोटा. आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए आज के दिन में? तो ये रिटर्न ऑन असेट जो है फर्स्ट, ये मेरे को आप पूरा एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना. उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2 मिनट की चीज है, मैंने पहले ही बोल दिया. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्या बेटा, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. प्री टैक्स निकालने का है तो, और पोस्ट टैक्स निकालना है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट. उसने EBIT लिया ना, 1 minus टैक्स पक्का, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. समटाइम्स द रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, जो मैंने बोला पगले इंटरेस्ट उसमें है, PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. समझा क्या निखिल जी? प्री टैक्स मतलब EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. पोस्ट टैक्स मतलब सिर्फ टैक्स लेस करो उसमें से. तुमको उल्टी फिगर दी होंगी तो PAT लो और उसमें इंटरेस्ट ऐड बैक करो. समझा? तो ये चीज तो क्लियर हो गई. सिर्फ ROI मैंने आपको घर पे पढ़ने को बोला है. क्या बोला है आपको? ROI आपको घर पे पढ़ने को बोला. ROC में एक्सप्लेन करूंगा, ROE भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. यस और नो? अभी कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, या फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल. नेट फिक्स असेट प्लस नेट करंट असेट म्हणजेच वर्किंग कैपिटल. उसके बाद इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट. बोला था कि नहीं? क्या बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? हाँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट भी कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगी. शॉर्ट टर्म डेट नहीं बोला मैंने क्या बोला? लॉन्ग टर्म, इसलिए वर्किंग कैपिटल लिया उसने. पक्का? ग्रेट डार्लिंग. समझा ना? खत्म. उसके बाद तीसरा ROE रिटर्न ऑन इक्विटी. खुली चीज है इक्विटी. इक्विटी का अर्निंग क्या है? आफ्टर टैक्स. यस, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड. हाँ या ना? रट्टा मारने की जरूरत नहीं, खुली चीज है भाई. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी है क्या नहीं, डिवाइडेड बाय नेटवर्थ और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस रिटर्न्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस. यस और ना? रिटर्न अर्निंग इनटू 100 आया क्या? खत्म. इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, समझ जाओगे तुम. तो आसान है. सो दोनों फॉर्मूले हो गए. मैंने सिर्फ तुमको क्या करने को बोला? ROI
उसमें भी रोना और रोटा, वो एक ही चीज पढ़ गया हो। वैसे मैंने बताया है पर फिर भी पढ़ गया हो। पढ़ना तो तुमको सब है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग ड्यू पॉन्ट मॉडल। ड्यू पॉन्ट मॉडल क्या है? क्या है मेरे को बोलो, मेरे को नहीं मालूम। पढ़ो और बताओ। ईपीएस डीपीएस है, उसके बाद डीपीए डिविडेंड पेआउट रेशियो, and profitability related to market valuation, MPS dividend EPS PE ratio, dividend yield बस यहाँ पे खत्म हो रहा है क्या? EQ ratio 3.30 तक फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। 29 तक। चलो ड्यू पॉइंट एनालिसिस सीखना है अपने को। Yes. कितना टाइम हुआ है? 1.36 तो एक काम करते हैं, ड्यू पॉइंट जो है वो, क्योंकि आप मेरे को आगे की भी थ्योरी सिखाने की है, सो ड्यू पॉइंट जो है वो कल ले लेता। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी का जो भी है वो नहीं लेता। ईपीएस डीपीएस वगैरह सब जो भी है फॉर्मूले, ये कल फॉर्मूले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया है यूजर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, है ना? फॉर्मूले के बाद दिया है, ये भी समझना ज़रूरी है फ्रॉम एवरीबडीज पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से रेशियोज इंपॉर्टेंट है ये एक बार देखेंगे। मतलब इससे तुमको अप्रोच मिलेगा थोड़ा सा। उसको ओवरलुक डालने के बाद अपन क्या डालेंगे? एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, थोड़ा बहुत रैंडमली जाएंगे इसको। देन फाइनेंशियल रेशियोज फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, उसको थोड़ा ओवरलुक डालेंगे, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, स्टैंडर्ड क्या। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज है, उसको भी थोड़ा ओवरलुक डालेंगे। फिर समरी ऑफ रेशियो है, ये तुम घर पे भी पढ़ सकते हो। जो अभी जो मैंने रेशियो लिए वही रेशियो की समरी इन्होंने दिया है। यस। और समरी होने के बाद, समरी लगभग 42 पेज तक है, 43 पेज तक है, 44 तक है। यस। और उसके बाद इलस्ट्रेशन से 45 से, मतलब मैं कल 44 पेजेस तक ओवरलुक डाल के दूंगा। समरी विमरी भी वापस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये जो थ्योरम पार्ट है विद फार्मूला सब करूँगा। अब तक के फार्मूले पूरा करके आओ। मेरे हिसाब से अपन कितने पेज नंबर पे है? 25 पे है ना? तो उसमें से बाद में 7 पेजेस के फार्मूले हैं, 4-5 पेजेस की समरी है, तो हो जाएगा। मतलब 1-8 घंटे में अपना रेस कंप्लीट हो जाएगा। 1-1.25 घंटा वापस मैक्सिमम, अगर रिवीजन भी दिया तो। पहले रेशियोज को अगर कल रिवीजन दिया और आगे के रेशियो दिए, समरी में रिवीजन होगा ही ना, तो क्यों रिवीजन दो, समरी में रिवीजन दे देता। फिर थियोरेटिकल पार्ट ले लेंगे, 7 पेजेस के फॉर्मूले ले लेंगे और समरी दिल से लेंगे। 1-1.25 घंटे में ये खत्म हो जाएगा। फिर वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। फिर अपन इसके क्वेश्चंस और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ऐसे सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। रेशो आपको आया तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा आया तो और भी अच्छा है, आसान आएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करो। जो 25 पेजेस तक मैंने ख़त्म किया है आज, वो पूरा ख़त्म करके आने का। आई एम ऑन 25th पेज। आई विल स्टार्ट विथ रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग ड्यू पॉइंट मॉडल। यस और नो? अरे आया ना? श्योर? अरे आया ना? डन। तो हम लोग कल मिलते हैं। मतलब कल तक तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे फॉर्मूले पूरे मगअप हो जाएंगे अच्छे से। फिर परसों जब अपन प्रॉब्लम चालू करेंगे तो आई डोंट थिंक कि तुमको डिफिकल्टी रहेगी। 2 दिन में तो फॉर्मूले पक्के हो जाएंगे ना। आज भी, कल सिखाने के बाद कल भी, कल मैं रिवीजन भी लूँगा, साथ में फॉर्मूला पूरा एनालाइज करेंगे अपन। तो एक बार स्टार्ट टू एंड फॉर्मूला एनालिज हो गए, फिर अपन कंफर्टेबल है प्रॉब्लम सॉल्व करने को। फिर 1 या 2 लेक्चर्स में अपन प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। तो मेजर टॉपिक तो तुम्हारा रेशो है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन है सेकंड मॉड्यूल का, जिसको बड़े बोल सकते हो। और एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, वो भी बड़ा है बट वो आसान है। ये जो मैंने बोला ना डेट्स कैलकुलेशन वाला, वो वहां का पार्ट है। ठीक है, चलो बाय, सी यू, कल मिलते हैं, बाय।